आप हर दिन देखते हैं कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो धीरे धीरे कम होते चली जा रही है। पैसा तो बढ़ा है, लेकिन उसी पैसे में जैसे 200 रुपये में जो 1 किलो सेब मिल जाता था, वो आज के रेट में 300, 350, 400 रुपये में मिल रहा है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तब आरबीआई के हाथ में केवल 5 करोड़ रखे गए थे और उस समय भारत का जीडीपी केवल 200 करोड़ का हुआ करता था। कभी आपने सोचा कि यह 200 करोड़ 45 लाख 50 लाख करोड़ के जीडीपी में कन्वर्ट कैसे हुआ? कभी आपने ये सोचा कि आखिरकार इतना पैसा इंडियन मार्केट में आया किधर से? आप सोच सकते हैं बाहर से आया होगा, या आप सोच सकते हैं कि हमारी ट्रेडिंग इतनी अच्छी है कि पिछले 50 सालों में हमने 200 करोड़ के 45 लाख करोड़ बना दिए। तो इतना पैसा आया मार्केट में कैसे? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि पैसे कैसे क्रिएट होते हैं, कौन पैसे को क्रिएट करता है, कौन इस पर कंट्रोल रखता है, या यूं कहा जाए तो इस पूरी दुनिया के पैसे पर किसका कंट्रोल है। आज हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि कैसे इनइक्वालिटी पैदा होती है, इन्फ्लेशन कैसे पैदा होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्फ्लेशन उस चिड़िया का नाम है जो महंगाई पैदा करती है। 100 रुपए की कीमत में कुछ ही समय में 100 रुपए की कीमत में जो वस्तु आपको कुछ ही समय में 120-150 रुपए में मिलने लगे, तो समझ जाइए कि ये इन्फ्लेशन की वजह से है। और सबसे बड़ी बात, आज हम ये भी जानेंगे कि धीरे धीरे कैसे हम उस सिचुएशन में फंसते चले जा रहे हैं, उस फाइनेंशियल सिस्टम का, उस करप्ट फाइनेंशियल सिस्टम के अंधकार में फंसते चले जा रहे हैं, जहां से निकलना अब बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। इट्स वेरी टफ। आपको विद्रोही बनना पड़ेगा, रेबेलियस बनना पड़ेगा, क्योंकि अब हम जो है सरकार के उसके बनाए हुए इस बैंकिंग सिस्टम में भरोसा कितने सालों तक जताए हुए रख सकते हैं, क्योंकि यदि ये भरोसा टूटा तो आपकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गायब हो सकता है। तो स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रॉड टॉक्स में। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं पैसा कैसे क्रिएट होता है, और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले यूएस के मार्केट के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि यूएस का जो रिजर्व बैंक है वही पूरे विश्व की करेंसी का एक तरह से कहिए लेखा जोखा रखता है, अकाउंटिंग रखता है। यदि हम इस वीडियो को आप पूरा देखते हो तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह के पागलपन को बरसों से झेल रहे हैं। उसको ये किस तरह का पागलपन है जिसको कि पूरी इंसानियत के ऊपर थोपा गया है। आपको ये भी समझ में आएगा कि हम उस सीट्स पर बैठे हैं जहां से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, या यूं कहें कि एक चिंगारी लगने की देर है और पूरा का पूरा सिस्टम स्वाहा। तो पूरी की पूरी बैंक व्यवस्था जो केवल और केवल एक बबल की तरह है, कब फूटेगी किसी को अंदाजा नहीं। एक ट्रस्ट के ऊपर चल रही है। मतलब जैसे नहीं होता है कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूं कि आप हमको 100 रुपए दोगे, आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हो कि हम आपको वो 100 रुपए देंगे, यदि 100 रुपए का एक्सचेंज होता है हम दोनों के बीच में। तो ये केवल एक ट्रस्ट के बेसिस पे चल रहा है। हाँ, इसके मतलब ये जो पैसा जो हम आदान प्रदान कर रहे हैं, इसका जो बैकिंग है वो बैकिंग कुछ भी नहीं है, केवल और केवल अमेरिकी का जो आरबीआई है, जो वहां का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, उसके ट्रस्ट के ऊपर ये पूरी दुनिया का जो पैसा है वो घूम रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ। और एक और चीज हम आपको बता दूं, पूरे विश्व का जो जीडीपी है वो 80 ट्रिलियन डॉलर के करीबन है, लेकिन जो लोन, जो उधार जो इन सभी कंट्रीज को 140 कंट्रीज का लिस्ट है जिनको कि उधार दिया जा चुका है या दिए गए हैं, है ना। आप उनके पूरे डेट को यदि सम कर ले, जोड़ ले, तो ये पूरा का पूरा जो सम है आपको 300 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर दिखेगा। कहने का मतलब आपका इनकम है 80 रुपए और आपका उधार है 300 रुपए। भारत की बात करें तो भारत 3 ट्रिलियन डॉलर का व्यवस्था है, इसका जीडीपी है, और भारत ने 2.8 ट्रिलियन डॉलर तक ऋण ले चुका है। तो ये 2.8 ट्रिलियन डॉलर के डेट के ऊपर बैठा हुआ हमारा इंडिया है। कुछ कंट्रीज जिन्होंने कि मतलब जिनका अपना जीडीपी से ज्यादा उन्होंने अपना ऋण ले लिया है, यानी कि इनकम से ज्यादा लोन ले लिया है, वैसे वाले कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, पाकिस्तान है, चाइना है, लंका है। श्रीलंका की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। खैर आइए सबसे पहले समझते हैं कि पैसा कैसे क्रिएट होता है। पैसे 3 तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। इस पूरे फाइनेंशियल मार्केट में पैसे 3 तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहला समझते हैं सीनियरेज के बारे में। पहले के समय में क्या होता था कि राजा महाराजा जब टकसाल में सोने या चांदी के सिक्के छापते थे, तो उसमें वो थोड़ा लोहा या कांसा मिलाकर मजबूती देने के लिए सिक्के को टकसाल में छापा करते थे, पर वसूल करते थे पूरा सोना और चांदी का भाव। इसका जो डिफरेंस है, मान लीजिए 100 रुपए का उनका एक आउंस का सिक्का
गोल्ड का सिक्का उन्होंने छापा, उसमें से थोड़ा एक आउंस में थोड़ा सा लोहा मिलाएंगे, एक 5% 10% लोहा मिलाएंगे, बाद बाकी सोना रहेगा उसको मजबूती देने के लिए। तो इनका जो इनकम जो था, जो सरकार जो टकसाल में जो छापती थी और जब मार्केट में सर्कुलेट करती थी, हाँ, जब राजा महाराजा जब मार्केट में सर्कुलेट करते थे तो 90% वैल्यू सर्कुलेट होता था और 10% जो लोहा मिला है ना, उसका जो वैल्यू है वो सरकार का इनकम हो जाता था। समझ लीजिए कि वो लागत है टकसाल, मतलब सब सोने के सिक्के की छापने के लिए जो लागत जो बनी, लागत जो हुआ वो सरकार का लागत था। भले वो 1% का ही हो लागत, लेकिन वो 9% 10% जो एक्स्ट्रा उन्होंने लगाया वो उनका प्रॉफिट हुआ करता था। इसी प्रॉफिट को आज के डेट में ये लोग सीनियरेज कहते हैं। इसी प्रॉफिट को ये लोग आज के डेट में सीनियरेज कहते हैं। सरकार जब नोट प्रिंट करती है तो उसके कुछ 3 से 4 पैसे खर्च होते होंगे, उससे ज्यादा नहीं। मान लीजिए 20 रुपए का नोट है, 3 पैसे खर्च हुए, है ना, तो 19 रुपए 97 पैसे जो है ये सरकार का प्रॉफिट हो जाता है। अभी आजकल ये उल्टा चल रहा है। पहले कैसा होता था कि 10%, 15%, 20% तक का, मतलब 80 से 20% का एक रेशियो के हिसाब से होता था। 20% जो है लागत हुई और 20% लागत नहीं होती थी, 1-2% ही होती थी, लेकिन वो 18-19% जो है वो सरकार यानी कि राजा का इनकम हो जाता था, प्रॉफिट हो जाता था। बाद बाकी 80% जो चांदी या सोने का जो वैल्यू है वो कस्टमर के हाथ में, जिसके हाथ में वो सिक्का है उसके हाथ में, है ना। तो ये जो तरीका है, ये जो पहला जो तरीका है, इसके थ्रू आज के डेट में क्या हो रहा है कि 99.99% जो वैल्यू है वो सरकार के हाथ में, 0.01% जो वैल्यू है वो आपके हाथ में। बट एनीवेज, तो पहला तरीका जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंट्रल बैंक को दिए गए अधिकार के तहत होता है, जिसमें गवर्नमेंट मनी प्रिंटिंग को सेंट्रल बैंक को आउटसोर्स करती है और पूरा कंट्रोल अपने पास रखती है। क्यों? क्योंकि फिजिकल मनी के भी 2 तरीके होते हैं। देखिए, पेपर नोट है और कॉइन है, सिक्का और पेपर नोट। यह मनी प्रिंटिंग का बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन होता है। कहने का मतलब, आप किसी भी बैंक में जाओगे, मान लीजिए उस बैंक में का जो टोटल एसेट है वो 300 करोड़ का है। आपको पता चलेगा कि 300 करोड़ यदि आप वहां पर मान लीजिए सारा पब्लिक इकट्ठा हो गया कि हमारे को पैसा दो, तो वो लोग नहीं दे पाएगा। अरे 50% भी इकट्ठा हो गया तो भी नहीं दे पाएगा, 10% इकट्ठा हो गया पब्लिक तो भी नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि यूजुअली कैश जो है वो 3 से 4% का ही उनका कैश का डिपॉजिट रहता है। 3 से 4%, 300 करोड़ का 3% में 9 करोड़ उनके बैंक में कैश होगा, उनके हाथ में होगा। ठीक है। सो यूजुअली ये फ्रैक्शन जो है, हार्ड कैश का जो फ्रैक्शन है वो 3 से 8% का ही होता है, फिजिकल मनी जिसको बोलते हैं। ठीक है। ये फिजिकल मनी का जो क्रिएशन है, प्रिंटिंग है, ये प्राइवेट बैंक्स या जो सरकारी बैंक में उनके ऑब्लिगेशंस की वजह से किया जाता है, ताकि जो भी कस्टमर एटीएम में जाकर अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैश निकालना चाहते हैं या बैंक से कैश निकालना चाहते हैं, वो कैश निकाल सकें। 2008 से पहले तक कमर्शियल बैंक को लीगल ऑब्लिगेशन होता था कि वह अपने पैसे का 10% जो है वो हार्ड कैश में रखे, पर 2008 में ये ऑब्लिगेशन भी हटा दी गई है। सरकार जब नोट प्रिंट करती है तो वो उसे 3 से 4 पैसे खर्च होते होंगे, यही सरकार का वही 3 से 4 पैसे खर्च हुए, बाद बाकी जो है वो सरकार का सीनियरेज हो गया, वो सरकार का प्रॉफिट हो गया जो सरकारी खजाने में जाता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सरकारी खजाने में गया, इससे सरकार अपना डेट पूरा करती है, जो उसको उधार होता है ना, उसका अपना उधार, वो उधार जो है वो उसको पूरा करने में लग जाता है उनको। तो अब सीनियरेज समझ में आ गया आपको, राइट। अब आते हैं कि मैसिव लेवल पे जो प्रिंटिंग होती है उसका प्रभाव क्या होता है, कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रिंटिंग मनी। आप समझ लीजिए कि यदि सरकार के हाथ में हमेशा प्रिंटिंग मनी का एक ऑप्शन रहेगा तो क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है, वो अपने धंधे चलाने लगेगी, प्रिंट करवा के अपने एजेंडा को चलाने लगेगी, है कि नहीं है। तो इसीलिए ये काम जो है आरबीआई के हाथों होता है। ये जो है आरबीआई और इकोनॉमिस्ट की सलाह पे होता है कि कब कितना पैसा प्रिंट करना है। तो कंसिक्वेंसेस के ऊपर आते हैं कि प्रिंटिंग मनी का कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। ये एक्स्ट्रा मनी यदि मार्केट में प्रिंट हो रहा है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। बस इतना समझ लीजिए कि जितना ज्यादा पैसा प्रिंट होगा उसका वैल्यू उतना ही गिरते चला जाएगा। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैसिव लेवल पे इन्फ्लेशन हुआ तो आपको पता चलेगा कि जिस 100 रुपए में 4 सेब मिलते थे, अब वही 4 सेब खरीदने के लिए आपको 1000 रुपये या शायद उससे भी ज्यादा आपको पे करना पड़ रहा है। और यदि इन्फ्लेशन की गति
वेनेजुएला जैसे हुई तो 5 सालों में वही 4 सेब जो है 1 लाख रुपए में आपको मिलेंगे। ये बात आपको मजाक लगेगी, लेकिन ये मजाक है नहीं। कुछ देशों में ऐसा हो चुका है, अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे कि इन्फ्लेशन 1000%, 2000%, लाख % से भी ऊपर भाग गया। आप समझ लीजिए कि वहां पे पैसे की क्या औकात रह गई, जो नोट है उसकी औकात क्या रह गई। ऐसा होने पर आप और हम सभी जो ट्रस्ट बनाए हुए हैं रुपए पर, वो ना हम केवल खो देंगे, बल्कि जैसे श्रीलंका की हालत हुई है वैसे ही अपनी भी हो जाएगी। वैसे तो श्रीलंका की हालत के लिए और भी कई फैक्टर्स जिम्मेदार थे, पर ये उधार और मनी प्रिंटिंग का गेम भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। चलिए अपने दूसरे थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, जहां पैसे और किन तरीकों से क्रिएट होता है। तो ये दूसरा जो तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको सुन के एकदम यू विल बी लाइक ओ माय गॉड शॉक्ड। प्राइवेट मैम, क्योंकि मुझे भी बहुत रिसेंटली पता चला, मुझे पहले से नहीं पता था। व्हेन आई वाज डूइंग दैट रिसर्च आई गॉट टू नो अबाउट इट। प्राइवेट बैंक्स एंड डेट बेस्ड मनी, ये डेट बेस्ड मनी कैसे क्रिएट होता है ये हम आपको समझाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व भर में 97% से ज्यादा जो है पैसा डिजिटली क्रिएट होता है। इसका फॉर्म भी डिजिटल होता है। कहा जाए तो यह केवल एक नंबर है जो आपके बैंक अकाउंट में दिखता है। यदि सभी एक साथ उस नंबर को क्लेम करने के लिए बैंक पहुंच जाए तो बैंक ही बंद हो जाएगा। मान लीजिए आप बैंक गए और आपने कुछ पैसे का लोन लिया, लोन के लिए पूछा। डेट क्या होता है? डेट क्या है? उधार है, सिंपल। आपने लोन के लिए पूछा, उधार पूछा, बैंक से बोला कि भाई हमको 1 लाख रुपए उधार दीजिए। आपको क्या लगता है बैंक वाला जो आपको वो 1 लाख रुपए जो आपको देगा उधार के तौर पर, वो कहां से देगा? आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ये 1 लाख रुपए उसका देगा, जैसे और जो दूसरे लोग जो है वो जो लाखों रुपए जो डिपॉजिट किए होंगे उसी में से 1 लाख रुपए आपको निकाल के आपको लोन के तौर पे देगा। ये जान के आपको हैरानी होगी कि वो 1 लाख रुपए जो है दूसरे लोगों का जो डिपॉजिट किया हुआ पैसा है उसमें से नहीं, बल्कि ये 1 लाख रुपए उनके सिस्टम का एक एंट्री होगा। इट्स जस्ट एन एंट्री हवा में ऐसे क्रिएट करके, क्योंकि इनको बैंकिंग लाइसेंस मिला हुआ है आरबीआई की तरफ से, ये आपको हवा में ऐसे क्रिएट करके 1 लाख रुपए आपको लोन दे देंगे। बैंक अपने बैंकिंग लाइसेंस के जरिए और डबल अकाउंटिंग सिस्टम के तहत, इसको डबल अकाउंटिंग ऑफ सिस्टम कहते हैं, डिजिटली वो पैसा क्रिएट करती है और आपको वो डेट यानी उधार के तौर पर देती है। अब आप मान लो कि यही 1 लाख रुपए जो आपने लिया और साल के एंड में आपने 1,10,000 पे कर दिया, 10% उसका इंटरेस्ट था, ठीक है। ये जो 1 लाख हवा में बैंक ने उधार के तौर पर क्रिएट करके आपको दिया था, उसके रीपेमेंट पर वह एडजस्ट हो जाएगा। वो 1 लाख रुपया रीपेमेंट हो गया, 1 लाख रुपया गया, लेकिन 10,000 इंटरेस्ट किसने कमाया? बैंक ने कमाया। ये पैसा हो गया बैंक का, 10,000 रुपए इंटरेस्ट जो है वो अब हो गया बैंक का। अब ध्यान से सोचिए, मनी 1 लाख ही क्रिएट की गई थी, पर सब कुछ खत्म, यानी कि पे आउट हो जाने के बाद बैंक के पास 10,000 एक्स्ट्रा आ गया। सोचिए कि ये 10,000 आया किधर से? 1 लाख रुपया उसने हवा में क्रिएट किया, आपको दिया, आपने 1 लाख रुपए से कुछ बिजनेस किया, 1,10,000 आपने बैंक को दिया, 10,000 आपका अर्निंग हो गया पूरे साल भर का। ये 1,10,000 में से 10,000 बैंक का इंटरेस्ट और 1 लाख रुपए उसने, वो जो 1 लाख रुपए जो उसने हवा में जनरेट किया था उसको सेट ऑफ कर दिया, हो गया। लेकिन वो जो 10,000 रुपए जो एक्स्ट्रा जो बैंक के पास आया, ये 10,000 आया तो आया किधर से? ये 10,000 आया पब्लिक से, क्योंकि आपने जो बिजनेस किया था 1,20,000 का, आपने जो भी प्रोडक्ट बनाए थे, मैन्युफैक्चरिंग की थी, जिसको भी बेचा था, कुछ भी बेचा था, कमाया आपने पब्लिक से ही। कमा के 1,20,000 में से 10,000 अपने अपने पास रखा, लेकिन 10,000 आपने किसको दिया? बैंक को दिया। 1,10,000 आपने बैंक को दिया और 10,000, ये जो 10,000 है ऑन बिहाफ ऑफ बैंक यू अर्नड फॉर हिम, that 10,000 has gone from the market, actual money, लेकिन ये 10,000 पब्लिक से ही कमाया। तो यदि ये प्रोसेस मान लीजिए सालों साल 100 आदमी, 1000 आदमी, 1 लाख आदमी कर रहा है, आपको क्या लगता है वो पैसा किधर, मतलब ये पूरा जो मार्केट का जो एक्चुअल जो रियल वैल्यू ऑफ मनी जो है वो किधर शिफ्ट हो रहा है? वो शिफ्ट हो रहा है उस बैंक के हाथों में। वो शिफ्ट हो रहा है उस कमाई के तौर पे जो बैंक ने 10,000 रुपए इंटरेस्ट के तौर पर आपसे कमाया था, है ना? मजेदार बात। तो एक सर्वे के हिसाब से, जब पूरी दुनिया की जीडीपी
लगभग 80 मैंने यही बता दिया कि $80 ट्रिलियन कैसे $300 ट्रिलियन के डेट में। तो आपको जब मैंने ये बताया कि $80 ट्रिलियन का अर्निंग है, आप सोचिए $80 ट्रिलियन का अर्निंग है, पूरे विश्व को समझ लीजिए एक गांव है, उसमें 140 लोग रहते हैं, 140 लोगों का कमाई है $80 ट्रिलियन, लेकिन उसको लोन वर्ल्ड बैंक IMF जो लोन जो दे रहा है वो कितने का लोन दे रहा है? $300 ट्रिलियन का। और $300 ट्रिलियन का जो लोन जो दिया गया है, ये छापा किधर से भाई? ये एंट्री किधर से आया? जिनको तो लाइसेंस मिला हुआ है $300 ट्रिलियन छापने का, $300 ट्रिलियन छाप के आपको दे चुका। और उस $300 ट्रिलियन के ऊपर जो डेट है, उधार है, इससे तो अच्छा हमारे गांव का साहूकार हुआ करता था। अरे कम से कम उसके पास जो पैसे होते तो वो उसके हाथ में हार्ड कैश हुआ करता था, उसके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हुआ करते थे, उसी पैसे को वो घुमा के पैसा कमा रहा था। यहाँ तो पैसे जो आपने सबमिट किए हैं, जो डिपॉजिट किए हैं बैंक में, उसका तो बात ही नहीं है। यहाँ तो हवा में क्रिएट करके वर्ल्ड बैंक, IMF और जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं बैंक्स हैं, उनको लाइसेंस मिला हुआ है, ये लोग हवा में क्रिएट करके आपको दे रहे हैं पैसे, और उससे आपका जो रियल वैल्यू जो 10,000 जो है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। खैर, इससे इकोनॉमी मूव होती है, अग्रीड, लेकिन ये गलत तरीका हो सकता है, मेरे हिसाब से तो ये गलत तरीका है। ठीक है, चलिए अपने सभी चीजों को रिकैप करते हैं। तो गवर्नमेंट मनी प्रिंट करती है, और यदि प्रिंटिंग कॉस्ट हटा दिया जाए तो बाद बाकी जो भी पैसा है उसने डेट के तौर पर प्रिंट किया है या करवाया है, वह उसका प्रॉफिट हो जाएगा। उसको सीनियरेज कहते हैं। गवर्नमेंट इज एबल टू रिड्यूस इट्स डेट एंड टैक्स पेयर्स बर्डन विद द हेल्प ऑफ इनकम जनरेटेड आउट ऑफ सीनियरेज। इस सीनियरेज से वो अपना जो डेट है, उधार है, वो कम करती है या फिर उसे चुकता करती है। गवर्नमेंट खुद नहीं करती। तीसरा, गवर्नमेंट खुद नहीं करती, ये लाइसेंस दे देती है सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक ये काम कर देता है प्रिंटिंग का काम। तो सेंट्रल बैंक को यह काम देती है जहां इसका प्रिंटिंग का निर्देश देश के इकोनॉमिस्ट के सलाह पर और सेंट्रल बैंक के सलाह पर होता है। चौथा, बैंकिंग लाइसेंस के तहत बैंक कभी भी और कितना भी लोन अमाउंट जनरेट कर सकती है। ये अमाउंट हवा में जनरेट होता है, और जब ये लोगों के हाथ में पहुंचता है तो इकोनॉमी मूव करती है। ठीक है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए लोग ऐसा बोलते हैं कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं। जब यह डेट या लोन रीपेड हो जाता है तो हवा में जो क्रिएट किया गया जो नंबर है वो एडजस्ट हो जाता है, और बैंक का मुनाफा जो है वो इंटरेस्ट के तौर पर वो मुनाफा अपना कमा लेती है। छठा, बैंक आपके डिपॉजिट किए हुए पैसे का लीगल हक जो है वो बैंक के पास होता है। वह उसे गैम्बलिंग के तौर पे लगा सकती है, जैसे स्टॉक्स में, डेट्स में, सिक्योरिटीज में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के स्टॉक्स में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के प्रोग्राम्स में वो खर्च करती है, वहां से फिर वो कुछ पैसा कमाती है, वो भी उनका मुनाफा, वो भी उनका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो वीडियो के दूसरे पार्ट में, ये तो पहला पार्ट हो गया है, दो तरीका आपने समझ में आ गया आपको, सीनियरेज और जो डेट है, मतलब प्राइवेट बैंक्स और जो डेट बेस्ड मनी है उसके बारे में आपको समझ में आ गया। ठीक है, तीसरे के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। ये तीसरा क्या है, इसको क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं। आपको क्वांटिटेटिव ईजिंग के बारे में और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग दोनों के बारे में समझाऊंगा मैं वीडियो के दूसरे पार्ट में, जिसके जरिए वो पैसा क्रिएट करते हैं, और उसके जरिए जो पैसा क्रिएट करते हैं, ये जो डेट है जो बैंक से क्रिएट करती है, हवा में पैसा जनरेट जो करती है, वो क्वांटिटेटिव ईजिंग के सामने तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्वांटिटेटिव ईजिंग इतने बृहद रूप से किया जाता है कि आप समझ लो कि इसीलिए जैसे मैं बता रहा था शुरुआत में कि हम लोग एक ऐसे बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं कि चिंगारी लगने की देर है और सब कुछ जल के स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियली कैसे विश्व के सभी लोगों को डिपेंडेंट और कंगाल बनाया जाए, इसका ये क्वांटिटेटिव ईजिंग एक तरीका है। और कैसे पूरा जो मनी है, वेल्थ है, उसको शिफ्ट किया जाए 1%, एक नहीं 0.01% लोगों के हाथ में, ये क्वांटिटेटिव ईजिंग का एक तरीका है। ठीक है, जिसको कि विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन्होंने अपनाना स्टार्ट कर दिया था। 1900 एक्चुअली उससे पहले से ही 1917 1918 से ही, जैसे ही वो फेडरल रिजर्व बैंक का जब गठन हुआ अमेरिका में, तभी से स्टार्ट हो गया था। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग वीडियो के दूसरे पार्ट में बात करेंगे, है ना। बने रहिए मेरे साथ, आप देखते रहिए। आप देख रहे थे बेसिकली फाइनेंशियल फ्रॉड टॉक्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।